हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल पे योर नॉलेज सेंटर। तो आज हम करेंगे टेस्ट नंबर 7 जो कि इकोनॉमी का है। ठीक है, तो इसके पहले अगर आपने कंप्लीट टेस्ट नहीं किए हैं तो कर लीजिए। और बाकी सब प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा टेस्ट का, तो करते रहिए। और एक काम करिए, पहले OMR ले लीजिए 100 तक जिसमें नंबरिंग हो, या फिर आप जो है OMR की जगह पे आप नंबर एक A4 साइज पे 1 से 100 तक लिख के देखिए आपके कितने आंसर सही हो रहे हैं। ठीक है। तो टेस्ट का टाइम है, टेस्ट मल्टीपल टेस्ट और रिवीजन करिए, और इनका PDF आपको हमारे टेलीग्राम पे मिल जाएगा। पहला क्वेश्चन है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसकी स्थापना केंद्र सरकार, राज्य सरकार और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा संयुक्त रूप से की जाती है, जिसमें राज्य सरकार की हिस्सेदारी सर्वाधिक होती है। ये RBI द्वारा विनियमित होते हैं और राज्य सरकार द्वारा इनकी निगरानी की जाती है। तीसरा है, RRB के लिए प्राथमिकता क्षेत्र ऋण के लक्ष्य के उनके समायोजित निवल बैंक ऋण का 90% है। कितने कथन सही हैं इसमें से? तो ये पहला तो गलत है, क्योंकि ये जो RRB होती है मतलब क्षेत्रीय रूरल रीजनल बैंक होते हैं, इनकी स्थापना आपको याद होगा 26 सितंबर 1975 को एक अध्यादेश के द्वारा किया गया था। और RRB में ग्रामीण समस्याओं की जानकारी के मामले में सहकारी बैंक की विशेषताएं और व्यावसायिक एवं वित्तीय साधन जुटाने और उनके सामने वाणिज्यिक बैंकों की विशेषताएं शामिल होती हैं। तो ये केंद्र सरकार आरंभिक शेयर जो पूंजी होती है 50% होती है केंद्र सरकार की, और राज्य सरकार की इसमें 15 मतलब 15% होती है। तो ये जो है ये तो गलत है। और ये RRB मतलब राज्य सरकार निगरानी करते हैं, तो इनकी निगरानी राज्य सरकार नहीं कौन करता है? तो क्षेत्रीय स्तर पर इनकी निगरानी राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास मतलब नाबार्ड द्वारा की जाती है। तो ये तो गलत होगा। और और ये जो है परिचालनात्मक स्तर पर किसके द्वारा की जाती है? तो ये राज्य सरकार द्वारा की जाती है। ठीक है, तो ये सही नहीं होगा। और ये RRB के लिए प्राथमिक क्षेत्र ऋण के लक्ष्य उनके समायोजित निवल बैंक ऋण का 90% होता है। तो 90 नहीं, ये 75% होता है। ये भी रॉन्ग है, तो तीनों गलत है। नेक्स्ट है, यह अवधारणा वर्णन करती है कि करारोपण और ऋण ग्रहित वित्तीय व्यय के लिए समतुल्य साधन है। आज जब सरकार ऋण लेकर व्यय में वृद्धि करती है, जिस ऋण का भुगतान भविष्य में करों के द्वारा किया जाएगा, तो अर्थव्यवस्था पर इसका वैसा ही प्रभाव पड़ेगा जैसा कि आज कर में वृद्धि के द्वारा वित्त की व्यवस्था करके सरकारी व्यय में वृद्धि करने पर पड़ता है। उपरोक्त परिच्छेदों द्वारा निम्नलिखित अवधारणाओं में से किसका वर्णन किया गया है? रिकार्डो समतुल्यता का, स्मिथ समतुल्यता का, फिलिप समतुल्यता का, नैश समतुल्यता का। तो पहला किया गया रिकार्डो समतुल्यता का। नेक्स्ट है, भारत में अवस्थित एक जापानी कार कंपनी का उत्पादन जापान के सकल घरेलू उत्पाद में किंतु भारत के सकल राष्ट्रीय उत्पाद में शामिल होगा। जापान और भारत दोनों के सकल घरेलू उत्पाद में शामिल होगा। भारत के सकल घरेलू उत्पाद में किंतु जापान के सकल राष्ट्रीय उत्पाद में शामिल होगा। जापान और भारत दोनों के सकल राष्ट्रीय उत्पाद में शामिल होगा। तो ये जो होगा ये होगा भारत के सकल घरेलू उत्पाद में किंतु जापान के GNP में शामिल होगा। आपको ये तो GDP GNP बारे में पढ़ाई होगा। और चौथा है, समष्टि अर्थशास्त्र के संदर्भ में व्यापक मुद्रा के प्रचलन से में मुद्रा के साथ निम्नलिखित में से कौन सी शामिल है? वाणिज्यिक बैंक और डाकघरों के पास रखी सावधि जमाएं, बैंकों के पास रखी जमाएं मांग जमाएं, या A और B दोनों, या RBI के पास किए गए बैंकों के नगद रिजर्व। इसके पहले आपको जानना चाहिए समष्टि होता क्या है। समष्टि तो व्यापक मुद्रा, संकीर्ण मुद्रा वाणिज्यिक बैंकों और डाकघर जैसे बचत संगठनों के पास रखी मतलब जो है सावधि जमाएं होती है। तो ये दोनों है। ठीक है, नेक्स्ट है, इस सार्वजनिक निजी भागीदारी मॉडल के तहत लागत पूरी तरह से सरकार द्वारा वहन की जाती है। सरकार निजी अभिकर्ताओं में इंजीनियरिंग कार्यों की नीलामी आमंत्रित करती है। कच्चे माल की खरीद और निर्माण लागत सरकार द्वारा वहन की जाती है। निजी क्षेत्र की भागीदारी न्यूनतम होती है और इंजीनियरिंग विशेषताओं की प्रदायगी तक सीमित होती है। उपरोक्त परिच्छेद में निम्नलिखित में से किस निवेश मॉडल का वर्णन किया गया है?
build, operate and transfer annuity model, engineering, procurement and construction model, build, operate and transfer toll model, hybrid annuity model. तो यह है इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन मॉडल। ट्रेजरी बिल के संदर्भ में निम्नलिखित कथन विचार कीजिए। ये जीरो कूपन सिक्योरिटीज हैं जिन्हें छूट पर जारी किया जाता है और परिपक्वता की स्थिति में अंकित मूल्य पर बनाया जाता है। ये 364 दिनों में अधिक की परिपक्वता के लिए जारी किए गए दीर्घकालिक ऋण लिखित होते हैं। कौन से कथन सही है? एक दो दोनों, ना तो एक ना तो दो। तो इसमें जो सही है पहला सही है, दूसरा गलत है। ये 364 तो दिनों में अधिक परिपक्वता के लिए जारी ऋणकर्ता लिखित है। तो ये जो है इन्हें सरकार ने नीलामी कार्यक्रम के तहत अल्पकालिक प्राप्ति व्यय असंतुलन को दूर करने के लिए जारी किया है। इन्हें मुख्य रूप से 91, 182 और 364 दिन की 3 अवधियों के लिए जारी किया जाता है, ना कि केवल 364। तो ये गलत हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा किसी देश के भुगतान संतुलन का सर्वोत्तम वर्णन करता है? किसी देश सरकार के और शेष विश्व की सरकारों के बीच एक समष्टि अवधि में होने वाले सभी आर्थिक लेन-देनों का व्यापक रिकॉर्ड, या किसी देश के घरेलू बजट का सांख्यिकीय विश्लेषण है जिसमें सरकारी व्यय और राजस्व व्यय शामिल होते हैं, या किसी विशिष्ट अवधि में देश के निव्वल विदेशी मुद्रा भंडार की एक माप है, या किसी विशिष्ट अवधि में देश के निवासियों और शेष विश्व के बीच होने वाले वस्तुओं और सेवाओं पर संपत्तियों के सभी लेन-देन का एक व्यवस्थित रिकॉर्ड है। तो यही है डी। एमएसएमई के वर्गीकरण के संदर्भ में कथन विचार कीजिए। सूक्ष्म उद्यम ऐसे उद्यम हैं जिनकी निवेश 1 करोड़ रुपए से और वार्षिक कारोबार 5 करोड़ रुपए से अधिक ना हो। तो ये तो सही है। दूसरा है लघु उद्यम ऐसे उद्यम होते हैं जिनका निवेश 10 करोड़ रुपए से और वार्षिक कारोबार 50 करोड़ रुपए से अधिक ना हो। ये बात भी सही है। और तीसरा है मध्यम उद्यम ऐसे उद्यम हैं जिनके निवेश 100 करोड़ रुपए से और वार्षिक कारोबार 500 करोड़ का हो। तो गलत है। 50 करोड़ से 250 करोड़ होता है। तो 1-2 सही है। नेक्स्ट है 9वां। भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई और विदेशी पोर्टफोलियो निवेश के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? एफडीआई भारत के बाहर निवास करने वाले व्यक्ति द्वारा कुछ शर्तों के तहत इक्विटी साधनों के माध्यम से किया गया निवेश है। और ये दूसरा है एफपीआई के प्राय मेजबान देश में प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, रोजगार सृजन और संरचना का विकास होता है, जबकि एफडीआई के मुख्य रूप से वित्तीय बाजारों की तरलता दक्षता प्रभावित होती है। पहला तो सही है, दूसरा इसमें गलत है। एक सही है। 10वां है विश्व व्यापार संगठन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य देश डब्ल्यूटीओ के सदस्य हैं। जनरल काउंसिल डब्ल्यूटीओ का सर्वोच्च निर्णय लेने का एक निकाय है। डब्ल्यूटीओ का एक उद्देश्य विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं की विनिमय दर की स्थिरता प्रदान करना है। कौन सा कथन गलत है, मतलब सही नहीं है? 1, 2, 3 या कोई नहीं? तो पहला गलत है। संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य डब्ल्यूटीओ के मेंबर हैं, गलत है। क्योंकि संयुक्त राष्ट्र में 193 सदस्य देश हैं और इसलिए संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य डब्ल्यूटीओ के सदस्य नहीं है, पता ही होगा। और डब्ल्यूटीओ में कितने हैं? 164 है ना। और जनरल काउंसिल डब्ल्यूटीओ का सर्वोच्च निर्णय लेने वाला निकाय है, तो ये सही है। और तीसरा सही नहीं है क्योंकि डब्ल्यूटीओ एक उद्देश्य है विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं की विनिमय दर की स्थिरता प्राप्त करना है, ये गलत है। ठीक है, कि 2 गलत है, ऑप्शन बी। गिरा हुआ है। भारत में कृषि संगणना के संदर्भ में निम्नलिखित कथन विचार कीजिए। भारत में इसे कृषि किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा प्रत्येक 5 वर्ष में आयोजित किया जाता है। इसे केंद्रीय क्षेत्र की योजना के रूप में संचालित किया जाता है। भारत में पहली कृषि संगणना प्रथम पंचवर्षीय योजना के दौरान आयोजित की गई थी। क्या सही है? भारत में इसे कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा प्रत्येक 5 वर्ष में आयोजित किया जाता है, सही है। इसे केंद्रीय क्षेत्र योजना के रूप में संचालित किया जाता है। तो ये कथन ये भी सही है। और ये जो है भारत में पहली कृषि संगणना प्रथम पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी, तो प्रथम पंचवर्षीय योजना के दौरान नहीं की गई थी, गलत होगा। ये हुई थी 1970-71 में, जो कि चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी। तो सही है। 12वां है निम्नलिखित पर विचार कीजिए। शिपिंग सेवाओं में अर्जित निवल आय, पर्यटन में अर्जित निवल आय, बैंकिंग सेवाओं में अर्जित निवल आय। उपरोक्त में से कितने भुगतान संतुलन निवल गैर उपदान आय का निर्माण करते हैं?
तो ये तीनों ही करते हैं। ऑप्शन सी। एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक के संदर्भ में इन विकथनों पर विचार कीजिए। तो इसकी स्थापना विश्व बैंक के विकल्प के रूप में अपने सदस्य देशों को धन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से की गई थी। इसका मुख्यालय बीजिंग में स्थित है। संयुक्त राष्ट्र महासभा के विचार विमर्श में इसे अस्थायी पर्यवेक्षण का दर्जा प्राप्त है। तो कौन सा सही है? पहला गलत है। इसकी स्थापना विश्व बैंक के विकल्प के अनुसार नहीं की गई थी। विकासशील देशों में जीवन स्तर को बेहतर कर बनाने के उद्देश्य से वित्तीय तकनीकी अन्य प्रकार की सहायता प्रदान करने हेतु अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण विकास बैंक विश्व के बैंक समूह का एक प्रमुख अंग जो है, इसके घनिष्ठ सहयोग से कार्य कर रहा और यह विश्व बैंक के विकल्प के रूप में कार्य करने के बजाय विश्व बैंक के लक्ष्य को सुदृढ़ करने में मदद करते हैं। इसका मुख्यालय बीजिंग में है। क्या है सही है दूसरा? तो इसका मुख्यालय बीजिंग में है, ये सही है। और संयुक्त राष्ट्र महासभा के विचार विमर्श से स्थायी पर्यवेक्षक का दर्जा प्राप्त है, ये भी सही है। 2 सही है। नेक्स्ट है अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सकल राष्ट्रीय उत्पाद जीएनपी सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी से विदेश से प्राप्त निवल कारक आय को घटाकर प्राप्त किया जाता है। और ये जो है निवल राष्ट्रीय उत्पाद सकल राष्ट्रीय उत्पाद में से मूल्यह्रास को घटाकर प्राप्त किया जाता है। तो ये गलत है क्योंकि ये जो जीएनपी होता है ये क्या होता है? जीडीपी प्लस विदेशों से प्राप्त निवल आय होता है ना, तो ये गलत है। घटाया नहीं जाता, जोड़कर होता है। मूल्यह्रास को घटाया जाता है ना। निवल राष्ट्रीय उत्पाद सकल राष्ट्रीय उत्पाद में मूल्यह्रास को घटाकर प्राप्त किया जाता है। और ये जो है सही है। 2 न्यूनतम समर्थन मूल्य के संदर्भ में निम्नलिखित विचार कीजिए। एमएसपी का उद्देश्य किसानों को बाजार में होने वाले उतार चढ़ाव से बचाना और इस प्रकार किसानों द्वारा फसल उत्पादों की आपात बिक्री को रोकना है। तो ये तो सही है। एमएसपी भारत सरकार द्वारा कुछ खाद्यान्न और वाणिज्यिक फसलों के लिए दिया जाने वाले कानूनी रूप से गारंटी के न्यूनतम मूल्य है। तो देखिए एमएसपी किसी कानून का हिस्सा नहीं है, लेकिन हाँ गारंटी देता है, लेकिन गारंटी नहीं देता, इसलिए ये जो है गलत है। एक सही है। निम्नलिखित में से कौन सा निकाय संगठन राष्ट्रीय सेवा प्रणाली जिसका उपयोग वैश्विक स्तर पर आर्थिक कार्यकलापों के मापन को संकलित करने के लिए किया जाता है, विकास में संयुक्त राष्ट्र रूप से शामिल है? संयुक्त राष्ट्र शामिल है, सांख्यिकी कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, यूनाइटेड स्टेट फेडरल बैंक या विश्व आर्थिक मंच? तो इसमें है संयुक्त राष्ट्र। ये अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा ग्रीन जीडीपी पद का सर्वोत्तम वर्णन करता है? जीडीपी में नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र का योगदान, आर्थिक समृद्धि में जैव विविधता का योगदान, संयुक्त राष्ट्र द्वारा जीडीपी गणना की रंग से कूटबद्ध विधि, पर्यावरणीय क्षति के समायोजन के बाद जीडीपी गणना। तो यही है, पर्यावरणीय क्षति के समायोजन के बाद जीडीपी गणना। विश्व बैंक द्वारा जारी जॉब्स फॉर रेजिलियंस साउथ एशिया डेवलपमेंट अपडेट के अनुसार भारत सहित दक्षिण एशियाई क्षेत्र अपने जनसांख्यिकीय लाभांश की स्थिति का लाभ नहीं उठा पा रहा है। इस संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। क्या होगा? रोजगार में महिलाओं की अत्यंत कम भागीदारी, गैर कृषिगत क्षेत्रों में धीमी रोजगार प्रवृत्तियां, इस क्षेत्र का रोजगार अनुपात अन्य उभरती अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में अपेक्षाकृत कम है, जनसांख्यिकीय लाभांश की संकीर्ण अवधि जो केवल 2035 तक ही मौजूद रहेगी। इस तरह की प्रवृत्ति के लिए उपयुक्त में से कितने कारण हो सकते हैं? तो ये जो हो सकते हैं, देखिए इसमें जो है जॉबलेस ग्रोथ तो होगी, रोजगार में महिलाओं की भागीदारी में बहुत कम होगी, सही होगी, सही है। गैर कृषि क्षेत्र में धीमी रोजगार प्रवृत्तियां, ये भी है। और ये इस क्षेत्र और लाभांश की, ये गलत है चौथा, और बाकी तीसरा सही है। तो ये 3 ऑप्शन सही है। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विधि है, अर्थ है। फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर एक सूचीबद्ध कंपनी द्वारा नए शेयरों का निर्गमन है। प्रिफरेंशियल इशू है व्यक्तियों, उद्यम पूंजीपतियों, वेंचर कैपिटलिस्ट
वित्तीय के लिए विशिष्ट समूह को नए शेयरों की बड़ी मात्रा के आवंटन की प्रक्रिया है। राइट्स इश्यू है। मौजूदा इक्विटी शेयरधारकों को उनके मौजूदा शेयरधारकता के अनुपात में शेयरों का निर्गमन है। तो ये तीनों ही सही है, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। आरबीआई द्वारा रेपो रेट में वृद्धि और प्रत्यक्ष कर दरों में कमी और कृषि फसलों जैसी मदों के निर्यात में कमी पर इनमें से कितने मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने में सहायक होंगे? तो ये पहला सही है, आरबीआई द्वारा रेपो रेट में बढ़ोतरी की जाएगी और प्रत्यक्ष कर दरों में कमी नहीं की जाएगी। तीसरा होगा कृषि फसलों जैसे मदों के जो है निर्यात में कमी, ये भी होगा। तो ऑप्शन हो जाएगा बी। भारत में बीमा क्षेत्र के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। भारत की बीमा पैठ की स्तर सकल घरेलू उत्पाद के 10% से अधिक है। बीमा क्षेत्र में एफडीआई की सीमा 51% है। भारत में बीमा घनत्व 20,000 रुपए से अधिक है। तो भारत में बीमा क्षेत्र के संदर्भ में है ना, तो भारत में बीमा पैठ की दर सकल घरेलू उत्पाद के 10% से अधिक है। बीमा क्षेत्र में एफडीआई का 51% है। भारत में बीमा घनत्व 20,000 रुपए से अधिक है। तो ये जो है पहला जो है क्या हो जाएगा, भारत में बीमा पैठ की सकल घरेलू उत्पाद 10% से अधिक है। तो ये गलत है, क्योंकि अभी जो है ये लगभग 4.2% है और बीमा क्षेत्र में एफडीआई की सीमा से 51% है ना, 51 नहीं, लगभग ये 74% है। और ये भारत में बीमा घनत्व 20,000 रुपए से अधिक है। 20,000 रुपए से नहीं अधिक है, लगभग ये 7,559 मतलब 7,500 के नियर अबाउट है। तो ये भी गलत है, तो कोई सही नहीं है। विश्व बैंक समूह के संदर्भ में कथन विचार कीजिए। विश्व बैंक के समूह में शामिल होने के लिए किसी देश को पहले अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का सदस्य बनना अनिवार्य है। और अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक विश्व के सभी गरीब देशों को ब्याज मुक्त ऋण प्रदान करता है। भारत विश्व बैंक समूह की सभी 5 सदस्यों का सदस्य है। तो इसमें जो है पहला सही है, विश्व बैंक समूह में शामिल होने के लिए पहले आईएमएफ का सदस्य बनना अनिवार्य होता है। अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक विश्व के सबसे गरीब देशों को ब्याज मुक्त ऋण देते हैं। तो ये गलत है। अंतर्राष्ट्रीय जो आईडीए होता है, मतलब इंटरनेशनल डेवलपमेंट बैंक जो होता है, यह विश्व के सबसे गरीब देशों को ऋण प्रदान करता है। ऋण क्रेडिट के रूप में प्रदान किए जाते हैं और अनिवार्य रूप से ब्याज मुक्त होते हैं। और ये भारत विश्व बैंक समूह के 5 सदस्यों का सदस्य है, तो 5 का नहीं है। तो ये जो है जो आपका ये भारत अंतर्राष्ट्रीय निवेश विवाद निपटान केंद्र होता है, आईसीएसआईडी का सदस्य नहीं है। ओनली वन इज राइट। 23 आरबीआई की निम्नलिखित कार्रवाई पर विचार कीजिए। ब्याज दरों में कमी, आरक्षित आवश्यकताओं में वृद्धि, सरकारी बांड का विक्रय। और इनमें से कितनी कार्रवाइयां आरबीआई की हास्तिक संकुचनकारी मौद्रिक नीति के अंतर्गत संभावित है? तो ब्याज दरों में कमी ये जो है नहीं है। क्या बोल रहा है, आरबीआई हॉकिंस संकुचनकारी विस्तारवादी नीति है, ना कि ये ब्याज दरों में कमी। तो ये गलत हो जाएगा। बाकी ये दोनों सही है, ऑप्शन 2 सही है। नेक्स्ट है बी हो जाएगा इसका। 24 है, सकल राजकोषीय घाटा कुल व्यय से राजस्व प्राप्ति एवं गैर ऋण सृजन पूंजीगत प्राप्तियों दोनों हटाकर ज्ञात किया जाता है। तो ये पहला तो सही है। प्राथमिक घाटा सकल राजकोषीय घाटे में से सकल ब्याज देयता को घटाने से प्राप्त होता है। तो सकल प्राथमिक घाटा जो होता है सकल राजकोषीय घाटा निवल ब्याज दायित्व, जहाँ निवल ब्याज दायित्व में निवल घरेलू परिधान पर सरकार द्वारा प्राप्त ब्याज प्राप्तियों से ब्याज अदायगी करने में शेष राशि आती है, तो वो होगा। तो ये गलत होगा, केवल पहला सही है। यह सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड के संदर्भ में कथन विचार कीजिए। इन्हें सरकार की ओर से आरबीआई द्वारा जारी किया जाता है। इन बॉन्ड का मूल्य सोने के मूल्य से संबंध होता है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज दोनों पर इसका व्यापार होता है। तो पहला जो है इन्हें सरकार की ओर से आरबीआई द्वारा जारी किया जाता है।
तो इसमें क्या पूछ रहा कितने सही नहीं है ना, तो ये तो सही है। और इन्हें जो है बॉन्ड का मूल्य जो होता है सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड का मूल्य सोने के मूल्य में संबंध होता है, ये भी सही है। और ये बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज दोनों का व्यापार करते हैं, ये भी सही है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। व्यक्तिगत आय देश के भीतर वस्तुओं का उत्पादन है, देश अन्य देशों में आयतन है, सरकार द्वारा प्रदान की गई सेवाओं पर शुल्क है। उपरोक्त में से कितने सरकार के लिए कर राजस्व के स्रोत हो सकते हैं? क्या क्या होता है? तो सरकार द्वारा प्रदान की सेवाओं का शुल्क, तो देखिए राजस्व प्राप्तियां क्या होती हैं? वे प्राप्तियां होती हैं जिनका दावा सरकार से नहीं किया जा सकता। इन्हें गैर प्रतिदेय कहा जाता है। इन्हें इन्हें कर तथा गैर कर राजस्व विभाजित किया जाता है। कर राजस्व जो कि राजस्व प्राप्तियों का एक महत्वपूर्ण भाग है, जो काफी समय के प्रत्यक्ष करों तथा अप्रत्यक्ष कर जैसे उत्पादन कर, सीमा शुल्क तथा सेवा कर पर होता है। तो तो इसमें है प्रदान की गई सेवा शुल्क, अन्य देशों से आयात, देश के भीतर वस्तुओं का उत्पादन, व्यक्तिगत आय। व्यक्तिगत आय पे क्या किया जा सकता है? सरकार के निवेश। इसमें जो है ये व्यक्तिगत आय नहीं होगा, ये तीनों होगा, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। और तत्व 27वां है 27। राष्ट्रीय कौशल विकास निगम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यह गैर लाभकारी सार्वजनिक लिमिटेड कंपनी है जिसका पूर्ण स्वामित्व सरकार के पास है। कौशल विकास एक उद्यमिता मंत्रालय इसकी नोडल एजेंसी है। इसका मुख्य उद्देश्य कौशल विकास से संबंधित सार्वजनिक संस्थाओं की स्थापना और संचालन करना है। तो ये जो है यह एक गैर लाभकारी सार्वजनिक लिमिटेड कंपनी है जिसका पूर्ण स्वामित्व सरकार के पास है, तो ये गलत है। तो ये कौशल विकास उद्यमिता मंत्रालय माध्यम से भारत सरकार एनएसडीसी के अंतर्गत 49% शेयर पूंजी की अधिकारिता रखती है ये, जबकि इसका जो है शेष 51% जो है निजी क्षेत्र के स्वामित्व का है, तो ये गलत है। और दूसरा सही है, इसका कौशल विकास उद्यमिता मंत्रालय इसकी नोडल एजेंसी है, ये सही है। इसका मुख्य उद्देश्य कौशल विकास से संबंधित सार्वजनिक संस्थाओं की स्थापना संचालन करना है, ये भी सही है, दो सही है। 28 है पूंजी बाजार के संदर्भ में कथन विचार कीजिए। पूंजी बाजार ऋण के साथ साथ इक्विटी लिखतों पर भी व्यापार करते हैं। सही है। जमा प्रमाण पत्र और वाणिज्यिक पत्र पूंजी बाजार में व्यापार की जाने वाली प्रतिभूतियां हैं, ये जो है गलत है। जमा प्रमाण पत्र, वाणिज्यिक पत्र मुद्रा बाजार व्यापार की जाने वाली प्रतिभूतियां हैं। मुद्रा बाजार की तुलना में पूंजी बाजार में सार्वजनिक भागीदारी सीमित है, तो ये जो है तीसरा जो है आपका ये सही नहीं है, और ये हो जाएगा ओनली वन। 29 है, ये है उपरोक्त स्थिति में से कितनी भारतीय रुपए के अवमूल्यन का कारण बनती है? भारत में ब्याज दरों में कमी, विदेशी वस्तुओं की मांग में कमी, भविष्य में विदेशी मुद्रा के मूल्य में वृद्धि की संभावना। पहला जो है ब्याज में दरों में कमी नहीं होगा, और दूसरा सही होगा विदेशी वस्तुओं की मांग दर में कमी, और ये भविष्य में विदेशी मुद्रा के मूल्य में वृद्धि, ये जो है गलत है, केवल एक सही है। नेक्स्ट है भारतीय ऐतिहासिक अभिलेख आयोग नेतृत्व निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जाता है? शिक्षा मंत्रालय, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा, भारतीय सांस्कृतिक परिषद द्वारा, केंद्रीय संस्कृति मंत्री द्वारा, तो डी होगा। विशेष आर्थिक क्षेत्र के संदर्भ में कथन पर विचार कीजिए। सीजेड विशेष आर्थिक क्षेत्र के अधिनियम 2005 के प्रावधानों के तहत संचालित होते हैं। यह सीजेड स्थापित करने की शक्ति केंद्र और राज्य दोनों सरकारों के पास होती है। इन्हें व्यापार, संचालन, शुल्कों और प्रशुल्कों की दृष्टि से एक विदेशी क्षेत्र माना जाता है। ये तीनों ही कथन सही है। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। मूल्य स्थिरता, आर्थिक समृद्धि, रोजगार सृजन। निम्नलिखित में से कितने राजकोषीय नीति के उद्देश्य हैं?
तो वे तीनों ही उद्देश्य हैं राजकोषीय नीति की: मूल्य स्थिरता, आर्थिक समृद्धि, रोजगार सृजन। निम्नलिखित में से कौन सी संकुचित मुद्रा के रूप में है? करेंसी नोट, व्यावसायिक बैंकों द्वारा रखी गई निबल मांग जमाएं, व्यावसायिक बैंकों की निबल आवधिक जमाएं। करेंसी नोट होगा, व्यावसायिक बैंकों द्वारा रखी गई निबल मांग जमाएं होगा, व्यावसायिक बैंकों की निबल आवधिक जमाएं। तो ये नहीं होगा तीसरा, तो 1 and 2 इज राइट। राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थाओं के वैश्विक संगठन के संदर्भ में कथन विचार कीजिए। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त कार्यालय के अधीन कार्य करता है। भारत इसका एक मेंबर है। तो यह संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त कार्यालय के अधीन कार्य करता है, गलत है। ये एक स्वतंत्र गैर लाभकारी संगठन है जिसके अंतर्गत विश्व भर के राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थान शामिल है। तो ये गलत है और इसका ये भारत मेंबर है। दिस इज राइट। 22। भुगतान संतुलन विशेष आहरण अधिकार के संदर्भ में कथन विचार कीजिए। एक अंतरराष्ट्रीय आरक्षित संपत्ति जिसे आईएमएफ द्वारा अपने सदस्य देशों में आधिकारिक भंडार के रूप में बनाया जाता है। एसडीआर का मुख्य 4 प्रमुख मुद्राओं अमेरिका डॉलर, यूरो, चीनी renminbi और जापानी येन बास्केट पर आधारित है। पहला तो है सही। यह एक अंतरराष्ट्रीय आरक्षित परिसंपत्ति है जिसे आईएमएफ द्वारा अपने सदस्य देशों का अधिकारी भंडार के रूप में बनाया जाता है। एसडीआर का मुख्य चार में से ये जो है 5 है, जिसमें अमेरिका डॉलर, यूरो, चीन renminbi, जापानी येन है, ब्रिटिश पाउंड भी और स्टार्लिंग के बास्केट पर आधारित है। तो ये गलत है। 5 है और ये केवल एक सही है। 36 है, जमाखोरी, सट्टेबाजी, अप्रत्यक्ष करों में वृद्धि, कृषि उपज की प्रशासित कीमतों में वृद्धि पर इनमें से कितने लागत प्रेरित मुद्रास्फीति उत्पन्न कर सकते हैं? तो तीनों ही करते हैं, ऑप्शन सी हो जाएगा। अवितरित लाभ है, निगम कर है, परिवारों द्वारा की गई निवल ब्याज अदायगी है। व्यक्तिगत आय की गणना करने के लिए राष्ट्रीय आय से ऊपर में से कितनों को घटाया जाना चाहिए? तीनों को ही घटाना चाहिए, ऑप्शन सी। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। वेतन भोगियों की क्रय शक्ति में कमी, पूंजी की लागत में वृद्धि के कारण ऋण संकट, मुद्रा का मूल्यह्रास। ऊपर में से कितना मुद्रास्फीति के प्रभाव है? तो वेतन भोगियों की क्रय में शक्ति में कमी, पूंजी की लागत में वृद्धि के कारण ऋण संकट, मुद्रा मूल्यह्रास, तीनों हो गए। धन शोधन निवारण अधिनियम के संदर्भ में कथन विचार कीजिए। अधिनियम अभियुक्त पर जमानत की मांग करते समय स्वयं को निर्दोष सिद्ध करने का दायित्व डालता है। यह अधिनियम अभियुक्त की संपत्ति की कुर्की की अनुमति देता है। पीएमएलए के तहत अपराधों की जांच के परिवर्तन निदेशालय उत्तरदायी है। तो ये भी तीनों है, ऑप्शन सी। 40 है, सकल घरेलू उत्पाद की गणना करने के लिए उपभोग एवं पूंजीगत वस्तुओं दोनों का उपयोग किया जाता है। कुल उत्पादन का एक हिस्सा जिसमें पूंजीगत वस्तुएं भी शामिल होती हैं किसी अर्थव्यवस्था का सकल निवेश होता है। कितने कथन सही है? 1, 2, 1, 2 दोनों, ना तो 1 ना तो 2। तो ये दोनों ही सही है, ऑप्शन सी। एक्सचेंज ट्रेडेड करेंसी डेरिवेटिव के संदर्भ में कथन विचार कीजिए। एक मानकीकृत वित्तीय अनुबंध है जिसका कारोबार विनियमित स्टॉक एक्सचेंज पर होता है। इसे सेबी और आरबीआई दोनों द्वारा विनियमित किया जाता है। कितने कथन सही है? 1, 2, 1, 2 दोनों, ना तो 1 ना तो 2। दोनों ही कथन सही है, ऑप्शन सी। भारत में मुद्रास्फीति की माप के संदर्भ में कथन विचार कीजिए। थोक मूल्य सूचकांक का आकलन चयनित वस्तुओं और सेवाओं की थोक कीमतों के आधार पर किया जाता है। वर्तमान में डब्ल्यूपीआई गणना किस आधार पर वर्ष में 2011-12 में की जाती है? और ये है डब्ल्यूपीआई का आकलन वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अधीन आर्थिक सलाहकार का कार्यालय द्वारा किया जाता है। ये पहला सही है। थोक मूल्य सूचकांक का आकलन चयनित वस्तुओं और सेवाओं की थोक कीमतों के आधार पर किया जाता है और आधार वर्ष 2011-12 है। डब्ल्यूपीआई का आधार वर्ष है, तो ये गलत है। तो वर्तमान स्थिति सर्वेक्षण जो है, सॉरी सॉरी सॉरी, ये तो सही होगा ना, ये आधार वर्ष 2011-12 ही है। ये पहला गलत है क्योंकि इसमें वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों के आधार पर किया जाता है। ये आपका गलत है। इसमें उत्पादन के मूल्य आधारित है, ये उत्पादन के
कीमतों में विनिर्मित उत्पादों के लिए फैक्टरिंग कीमत और कृषि जिन्सों के लिए मंडी कीमत और खनिजों के लिए खनन कीमतें शामिल हैं। डब्ल्यूपीआई समूह में सम्मिलित प्रत्येक मद को दिए गए भारांश निवल आयातों के समायोजित उत्पादन के मूल्य पर आधारित होता है। तो ये गलत है, दूसरा सही है। और डब्ल्यूपीआई का आकलन वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अधीन आर्थिक सलाहकार का कार्यालय द्वारा किया जाता है, ये भी सही है। 2 सही है।